गुड इवनिंग एवरीवन। आज घर पे हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। अक्सर ये होता है कि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, बहुत कठिन बना देते हैं और फिर उन कठिन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अक्सर हम उसमें मात खाते हैं। जहाँ तक चाइल्ड साइकोलॉजी का सवाल है तो इसके प्रश्न काफ़ी हद तक ऐसे होते हैं जो आपके आईक्यू को और आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि आप किसी दी गई परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ संभव डिसीजन ले पाते हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई कदम एक शिक्षक के रूप में जो आप उठाने वाले हैं उससे किसी बच्चे को किसी तरह का मानसिक नुकसान हो जाए। तो यही वजह है कि एजुकेशन साइकोलॉजी का बहुत महत्व है। जब एजुकेशन साइकोलॉजी के प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं तो उस समय दो बाधाएं मुख्य रूप से आती है। वैसे कई सारी बाधाएं होंगी, लेकिन हम उन्हें मोटे तौर पे दो बिंदुओं में क्लासिफाई करें। पहली समस्या आती है जिसे हम कहते हैं फैक्चुअल। इसमें तथ्य दिए हुए होते हैं तो कुछ लोगों को तथ्यों को याद करने और याद रखने में समस्या हो सकती है। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसका इजीली निराकरण हो जाता है। लोग तथ्यों को रट लेते हैं और फिर परीक्षा में देते हैं। आपको याद होगा, मैंने मेरे एक पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि मनोविज्ञान के जो 30 प्रश्न हैं उन 30 प्रश्नों के अंदर किस तरह से बंटवारा होता है। और हमने देखा था कि उसमें थियोरेटिकल प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है। फैक्चुअल प्रश्न अगर 12 हैं तो थियोरेटिकल प्रश्न 18 होंगे, ये हमने देखा था। तो किसी भी थियरी से जब प्रश्न निकलता है तो वो प्रश्न हाइपोथेटिकल कंडीशन में बुना जाता है और फिर आपके सामने पेश कर दिया जाता है और आपसे उम्मीद की जाती है कि अब आप उस प्रश्न को सॉल्व करें। परीक्षक ये उम्मीद रखता है, वो ये जानता है कि जो स्थिति आपके सामने दी गई है इसे आपने थियरी के रूप में ज़रूर समझा होगा, लेकिन प्रश्न के रूप में आप इसे पहली बार देख रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि थियोरेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें। इसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि आप जो भी मनोविज्ञान की थियरी पढ़ते हैं उस थियरी को पढ़ने के बाद वहीं आप खुद प्रश्नों की रचना करें, और ये बहुत कारगर तरीका है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आईक्यू पढ़ रहे हैं, बच्चों से रिलेटेड है और इंटेलिजेंट क्वोशेंट के बारे में विभिन्न मत आप देख रहे हैं, बहुत सारे आंकड़े आप देख रहे हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने किस चीज़ को किस कैटेगरी में रखा है, ये तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद फिर आप थियरी के पोर्शन में आप आएंगे तो आप देखेंगे ये आंकड़े फैक्चुअल थे, लेकिन थियरी के पोर्शन में आप आएंगे तो आप पाएंगे कि जहाँ तक इंटेलिजेंट क्वोशेंट का संबंध है तो ये बच्चे की एज से रिलेटेड हो सकता है 99% मामलों में। 1% मामले अपवाद होते हैं जब बच्चे की जो शारीरिक एज कम है लेकिन मानसिक एज उसकी बहुत ज़्यादा होती है, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो ये अपवाद अलग रखिए। आईक्यू को क्या चीज़ें प्रभावित कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, ये हाइपोथेटिकल एरिया है जिसे आप डार्क जोन कहते हैं। इस डार्क जोन से परीक्षक प्रश्नों को पिकअप करते हैं और वो प्रश्न पूछा जाता है। हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि अक्सर हमने थियरी को रटा होता है, समझा होता नहीं है। तो हमें ये तो पता होता है कि अमुक थियरी में है क्या, लेकिन उस थियरी का जो मूल तत्व है उस मूल तत्व को हम दिए गए प्रश्न में अप्लाई नहीं कर पाते और अक्सर हमारे आंसर गलत जाते हैं। और फिर हम ब्लेम करते हैं कि मनोविज्ञान के अंदर हम 30 प्रश्न सॉल्व करते हैं तो 15 तो वैसे ही गलत हो जाते हैं, हम जो आंसर चुनते हैं वो कभी सही नहीं होता। तो आप इस चीज़ को करके देखें। आप जिस भी थियरी को पढ़ते हैं उस थियरी को प्रश्नों के रूप में आप प्रश्न रचित करिए उसके ऊपर। एक बार जब आप किसी पढ़ी गई चीज़ पे आप प्रश्न रचित करेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बहुत मजबूती से जम जाएगी और उसके आसपास के दायरे से या उसके दायरे से आने वाला कोई भी सवाल है आप उसका आसानी से उत्तर दे पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला तरीका आपको ये रखना है कि अब चूंकि सिलेबस छोटा है मनोविज्ञान का, तो आप जो भी पढ़ रहे हैं उस पर खुद प्रश्न रचित करें और वो प्रश्न फैक्चुअल ना हो। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि फैक्चुअल को हमने बिल्कुल अलग कर दिया है। अब दूसरी समस्या जो शिक्षण विधियों की है, शिक्षण विधियाँ ये जांचती है कि एक अध्यापक के रूप में आपकी अप्रोच क्या है, आपका नज़रिया क्या है, बच्चे की समस्याओं के प्रति आप कैसे सोचते हैं और किसी बच्चे की समस्या के समाधान में आपका रोल कितना होगा और कैसे आप उस रोल को परफॉर्म करेंगे, ये शिक्षण विधियाँ दर्शाती है। आप जानते हैं ना, ऐसा कहा जाता है कि अ चाइल्ड डजंट लर्न फ्रॉम द बुक्स, ही लर्न्स फ्रॉम हिज टीचर। एक बच्चा किताबों से नहीं शिक्षकों से सीखता है, ये सच है। तो जब आप शिक्षण विधियों के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जितनी भी शिक्षण विधियां हैं जो जिस भी सब्जेक्ट की हैं वो सारी शिक्षण विधियां करीब 65 से 70% मामलों में इंटरकनेक्टेड है।
कैसे इंटरकनेक्टेड है मैं आपको बताता हूँ। जैसे निरीक्षण विधि है। अब ये निरीक्षण विधि एक ऐसी विधि है जिसका सर्वाधिक उपयोग हम सोशल स्टडीज़ में करते हैं। जैसे बच्चों को कहीं ले जाना, किसी हिस्टोरिकल प्लेस को दिखाना ताकि बच्चा उसको देख के सीखे। लेकिन इसी निरीक्षण विधि का उपयोग हम विज्ञान में भी करते हैं। तो आपको ये देखना है और उसमें बहुत कॉमन सेंस से आपको सोचना है, बहुत सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करना है। शिक्षण विधियों में आपको विशेष बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, बहुत सामान्य नज़रिया, बहुत सिंपल अप्रोच से काम लेना है। एक सूत्र आपको ये याद रखना है कि हमेशा सकारात्मक ऑप्शन को चुनो। कैसे चुनो, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विधियाँ हैं। अब बहुत सारी विधियाँ हैं और अगर प्रश्न आ जाता है कि आप किसी नदी के बारे में पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो आप किस तरह से सबसे बेस्ट उसके लिए क्या चीज़ है। अब आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का दौर है, ऑडियो विजुअल की सुविधा हमारे पास में है, हम उसको प्रोजेक्टर पे भी दिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बहती हुई नदी दिखा सकते हैं कंप्यूटर पे, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सरकारी स्कूलों के अंदर सबसे बेस्ट विधि क्या है, क्योंकि संसाधनों की सीमितता भी एक पक्ष है। तो जो भी आप बेस्ट सकारात्मक उत्तर चुनते हैं ना, वो व्यवहारिक भी होना चाहिए, उसमें प्रैक्टिकेबिलिटी भी होनी चाहिए, उसको उपयोग में लाया जाना संभव भी होना चाहिए, वरना वो आपका गलत हो जाएगा। अगर आप यूटोपियन आइडियोलॉजी में सोचेंगे ना, जहाँ आदर्शवाद ही हम सोचते हैं, तो वहाँ ये चीज़ें गलत हो जाएगी। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। शिक्षण विधियाँ ये अपेक्षा करती है कि दिए गए कंटेंट में कोई शिक्षक किस तरह से बच्चों को पढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों की जो क्लास है उसमें अलग अलग मानसिक आयु वाले बच्चे होते हैं। कुछ बहुत जल्दी समझते हैं, कुछ धीमे समझते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें बहुत प्रयास करना पड़ता है फिर वो समझते हैं। तो हमें ऐसी विधि चुननी है सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करके कि जिस विधि से अगर कमज़ोर बच्चा हमारी नज़र में सीख सकता है, हमें ऐसा लगता है इससे कमज़ोर बच्चा सीखेगा, उस विधि को फॉलो करें, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव अप्रोच थियरी। आप इसको मॉडल टेस्ट पेपर में या पुराने सालों के जो पेपर है उसमें अप्लाई करके देखें, आप इसके अच्छे रिजल्ट पाएंगे और मुझे उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा होगा। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है मनोविज्ञान के अंदर और शिक्षण विधियों में। एक तो खुद प्रश्न रचित करो, छोटा सिलेबस है, आप कर पाएंगे। अभी आपके 25 तारीख को एग्जाम है, 24-25 को बहुत टाइम है, तो आप रोज़ एक एक टॉपिक भी लें और उस पर अगर खुद प्रश्न रचेंगे तो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर हो जाएंगे। ये तरीका मैंने अपनाया। दूसरा, शिक्षण विधि और मनोविज्ञान में यही ध्यान रखना है आपको कि पॉजिटिव ऑप्शन की तरफ आपको ज़्यादा आकर्षित होना है। सूत्र ये दिमाग में रखना है कि हम कोई भी ऐसी अप्रोच की वकालत न करें परीक्षा में जिसके संभावित दुष्परिणाम बच्चे के लिए हो सकते हैं। बस ये एक अल्टीमेट सूत्र दिमाग में रखें, फिर आप पेपर सॉल्व करें, आप पाएंगे कि आप उसके अंदर मिराक्युलस ढंग से बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की एक रेगुलर व्यूअर हैं, उन्होंने कमेंट किया कि 5 से 7 बार उनका सिलेबस हो गया है और वो जब भी मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं या टेस्ट एग्ज़ाम देते हैं या पुराने साल के पेपर, तो टेस्ट एग्ज़ाम मॉडल टेस्ट पेपर में उनकी स्कोरिंग 118 से 123 के बीच है, लेकिन वो स्थायी नहीं है। वो ये चाहते हैं कि ये हर हाल में 120 से बाहर रहे। तो उन्होंने पूछा था कि आप इसके लिए क्या सलाह देंगे। मैं आपको सलाह दूंगा कि ये अभी जो आपको मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों में 2 चीज़ें बताई गई है, इसका अच्छी तरह से आप पालन करें और आप पाएंगे कि आपकी स्कोरिंग बढ़ेगी। दूसरी सलाह मैं आपको ये देना चाहूँगा कि आपने अब तक जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर दिए, आपके कमेंट के अनुसार आपने करीब 10 से ज़्यादा मॉडल टेस्ट पेपर परीक्षाएं दी है, तो आप उन सभी को वापस एकत्रित करें और ये देखें कि वो कौन सा एरिया है जहाँ से आप प्रश्न आने पर आपके सर्वाधिक गलत हो रहे हैं, उसको मार्क कर लीजिए और उस एरिया की तैयारी अच्छी कीजिए। आपके 120 प्लस की संभावना बढ़ती रहेगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए सहायक रहेगा। रिट परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह मजबूती के साथ खड़े रहिए, मजबूती के साथ युद्ध लड़ते रहिए और मुझे यकीन है कि सरकारी स्कूल में आप इस सत्र में पहुंच ही जाएंगे और एक अच्छे शिक्षक के रूप में आप अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद।